दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर। रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर मैं हूं आपके साथ जितेश और कार्यक्रम का नाम है एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ। एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है उनका परिचय सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं के साथ कराना चाहूंगा। डॉक्टर बरखा जो हैं आयुष डिपार्टमेंट सरकारी अस्पताल होडल से हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि आंख, कान और नाक यानी ईएनटी स्पेशलिस्ट है, ईएनटी विशेषज्ञ है। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पुरेंद्र चौहान जी, जो अक्सर आयुष डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज या आयुष डिपार्टमेंट की जनहित जितनी भी योजनाएं हैं, जनहित की योजनाएं हैं, उनको लेकर हमारे साथ अक्सर जुड़े रहते हैं। सर आयुर्वेद और पंचकर्म विशेषज्ञ हैं आयुष डिपार्टमेंट सरकारी अस्पताल पलवल में। सबसे पहले हम आप दोनों लोगों का स्वागत करेंगे रेडियो एनजीएफ 90.4 पर एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में। थैंक यू सर। और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। आप भी इस मुहिम में, इस अभियान में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 8930-904 पर और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, सलाह है, सुझाव है, वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और काफी बड़े स्तर पर हम इसे मना रहे हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा। तो जैसा कि आप टाइटल जान चुके हैं इस अभियान का, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जी। ये जो अभियान है ये शुरू किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो उनके जन्म दिवस से ही ये शुरू हुआ है, जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला है जी। इसके अंतर्गत जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, स्वस्थ नारी किसी भी परिवार का जो आधार है वो है नारी, और नारी का स्वास्थ्य है। जी मैम। अब नारी स्वस्थ रहेगी तो पूरे परिवार की नींव नारी पे ही टिकी होती है। महिला सशक्त रहेगी, पूरा परिवार सशक्त रहेगा। जी। महिलाएं क्या करती हैं, परिवार की जिम्मेदारी के चलते हुए वो अपने स्वास्थ्य को लेकर उनका इग्नोरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो हमारा इस मुहिम में जो हमारा मेन उद्देश्य है वो यही है कि महिलाओं को स्वस्थ रखना और उनको सशक्त बनाना। बिल्कुल दोस्तों, इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाएं स्वस्थ रहें और सशक्त बने। अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, सशक्त रहेंगी, तो उनका परिवार भी स्वस्थ और सशक्त रहेगा। मैम, अगला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। हम बात करेंगे आयुर्वेद की। आयुर्वेद में महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में किस प्रकार का वर्णन हमें मिलता है? अगर आयुर्वेद की हम बात करें तो आयुर्वेद को समझ पाना इतने कम समय में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आयुर्वेद का वर्णन सिर्फ एक हमें वेद में ना मिलके हमारे जितने भी हम वेदों को जानते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये जितने भी वेद हैं इन सभी में हमें आयुर्वेद का वर्णन मिलता है। जी मैम। अगर हम आयुर्वेद की बात करेंगे तो इसमें हमारे जितने भी आचार्य रहे हैं, चाहे वो आचार्य चरक हैं, आचार्य सुश्रुत हैं, आचार्य बागभट्ट है, उन सभी ने जितने भी अध्यायों का वर्णन किया है उन सभी में कैसा हमारा आहार होना चाहिए, कैसा हमारा विहार होना चाहिए, मतलब कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए और हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। साथ में इन दोनों के चलते हुए कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं कि जो देखने को मिलती हैं सभी जीवों में, उनमें चाहे वो नर हो या नारी हो। अगर हम नारी की बात करेंगे तो उनमें मेनली कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए हमें कैसा डाइट और लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा, और साथ में ऐसी कौन सी औषधियां हैं जिनका हम चिकित्सीय तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। तो पूरे ही आयुर्वेद में ये कहना मुश्किल है कि कहाँ हमें वर्णन मिलता है। पूरा आयुर्वेद इसी चीज के ऊपर आधारित है, क्योंकि आयुर्वेद को आप जान रहे हैं ना, आयुर मीन्स लाइफ, वेद मीन्स साइंस जी। तो साइंस ऑफ लाइफ इज आयुर्वेदा जी। और सर आपकी तरफ हम चलेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अपना जो कैंपेन है, अभियान है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर आयुर्वेद में क्या क्या बताया गया है? जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि आयुर्वेद में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, और सभी ग्रंथों में आयुर्वेद में आयु के बारे में जो हितकर है और हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं इस बारे में वर्णन मिलता है। जी सर। तो ये नर और नारी, पुरुष और महिला दोनों के लिए बराबर से बताया गया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो नारी के लिए विशेष रूप से बताई गई है। इतने हजारों सालों पहले जब आयुर्वेद की रचना हुई थी तब भी नारी को विशेष स्थान देते हुए कई जगह उसका वर्णन है। स्त्रीणाम आरोग्यम कुलस्य आरोग्यम जी। अगर आपकी परिवार की जो स्त्रियां हैं वो आरोग्य कर रहती हैं, वो स्वस्थ रहती हैं, तो आपका परिवार है वो भी स्वस्थ रहता है जी।
इस प्रकार आयुर्वेद में जब उसका वर्णन मिलता है तो कौमार भृत्य एक आयुर्वेद का 8 अंगों में से एक अंग है कौमार भृत्य, जिसमें कुमार का भरण पोषण मीन्स छोटे बच्चों का, शिशुओं का जो भरण पोषण है वो, और साथ में जो धात्री है, जो दूध पिलाने वाली महिला हैं या माताएं हैं, उनका भी भरण पोषण, उनकी दिनचर्या, उनकी ऋतुचर्या, उनका आहार विहार किस तरह का होना चाहिए, इस बारे में भरपूर वर्णन मिलता है। और इस अवेयरनेस को लेकर आजकल हमें जो हमारी माताएं बहनें हैं या दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनको विशेष तौर से आयुर्वेद की जो दिनचर्या ऋतुचर्या का है उसका पालन करना चाहिए और स्वास्थ्य का जो लाभ है वो लेना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, स्वास्थ्य का जो लाभ है वो बिल्कुल सभी लोगों को लेना चाहिए आयुर्वेद के माध्यम से। सर, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं में आजकल मिलने वाली कॉमन समस्याएं क्या क्या हैं और इसमें हमारा जो आयुर्वेद है वो किस प्रकार कारगर है? देखिए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सभी बीमारियों का जो है इलाज बताया गया है जी। और बीमारियां क्या आयुर्वेद से ठीक हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, इसके बारे में भी बहुत स्पष्ट वर्णन मिलता है जी। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि आजकल जो कॉमनली डिजीज फीमेल्स में मिलती हैं उनमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ये डिसऑर्डर इस तरह के हैं कि जिनको हमें अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके ही ठीक कर सकते हैं जी। जैसे पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है, आमतौर से महिलाओं में देखने को बहुत मिल रही है। थायराइड्स या हार्मोन से रिलेटेड परेशानियां ये भी बहुत मिल रही हैं। ओबेसिटी जैसी समस्याएं बहुत कॉमनली देखने को मिल रही हैं। अब इनको ठीक करने में आयुर्वेद का रोल बहुत ही कारगर है। इनके सुझाव ये देना चाहूँगा कि आप आयुर्वेद से जुड़कर इन समस्याओं का जो निपटारा है वो किया जा सकता है। जैसे कि आप अगर पीसीओएस की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है, थायराइड की समस्या है, तो इन बीमारियों को पनपने ही ना दिया जाए। इसके लिए आप आयुर्वेदिक ऋतुचर्या, दिनचर्या, योग, प्राणायाम, आहार विहार, अपने किचन में ही हम किस तरह का खान पान शुरू कर सकते हैं, किस व्याधि को हम, अगर हमें कोई शुरुआत हो रही है किसी व्याधि की, तो उसको शुरुआती जब उसका संचय हो रहा है तो उसको बढ़ने ना दिया जाए, उसी बीमारी को उसी अवस्था में कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए आयुर्वेद बहुत कारगर है। परंतु इसके लिए आपको किसी आयुर्वेद एक्सपर्ट से मिलकर सही तरीके से उस बीमारी की स्टेज की जांच करवाते हुए उसका इलाज लेना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको कुछ बीमारी हो रही है तो आप आयुर्वेद विशेषज्ञ के साथ मिलकर उसकी ओपीडी कराकर उसकी देखभाल कर सकते हैं और उसको जड़ से भी खत्म कर सकते हैं। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बरखा मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आप कान, नाक और आंख, गला, ENT विशेषज्ञ हैं आप, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाएं घर पर आयुर्वेद के अनुसार कैसे अपने और अपने स्वास्थ्य की, अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल कर सकती हैं, और उसमें विशेष रूप से हम आंख, कान, नाक और गले के बारे में जानना चाहेंगे। एक आयुर्वेदिक आंख, नाक, कान, गला विशेषज्ञ होने के नाते ये मेरी ड्यूटी बनती है कि सबको पता चलना चाहिए कि हेल्थ जो है सिर्फ डिसीज का एब्सेंस, उसको हम हेल्थ नहीं कहेंगे। हेल्थ में रहेगा आपका फिजिकल हेल्थ, आपका मेंटल, आपका सोशल, आपका फाइनेंशियल, जितने भी एस्पेक्ट होते हैं हम उन सभी को कवर करते हैं जी। अब हम हेल्थ की बात करेंगे तो आंख, नाक, कान, गला, ये जो पूरा डिपार्टमेंट है आप देख पा रहे हैं, इसमें सारे हमारी सेंसेस इन्वॉल्व हैं। इन्हीं से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे माइंड को मिलती है, उसके बाद उसका जो भी आगे प्रोसेस चलता है वैसे ही हम एक्टिविटी करते हैं। तो सेंसेस से कैसा हमारा परसेप्शन होना चाहिए ये डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर सेंस का हेल्थ कैसा है। अगर हम आंखों से शुरुआत करेंगे तो फीमेल्स को आप जानते हैं, अगर जो सबसे मुख्य समस्या होती है वो है रिफ्रैक्टिव एरर्स। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कम उम्र में या बढ़ती उम्र के साथ जो चश्मे का नंबर आता है उसको लोग इतना इग्नोर करते रहते हैं कि अगर एक आंख की समस्या है तो वो ये ध्यान नहीं देंगे कि उनको दिखने में परेशानी है, चाहे वो एक आंख में हो या दोनों आंखों में, समस्या उतनी ही बड़ी होती है। जब तक उनका विजन काउंट फिंगर में नहीं चला जाता वो लोग बिल्कुल इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। तो महिलाओं से खास तौर से मेरी ये विनती है कि उनको शुरुआती दिनों में ही अगर देखने में समस्या आती है, वो देखने की समस्या हो सकता है पास की रहे, वो हो सकता है दूर की रहे, या सिर्फ कम ना दिखे, अगर धुंधला भी दिखता है जिसको हम ब्लरिंग ऑफ विजन बोलते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जो एक उम्र के बाद इंसान को आते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 40 साल की उम्र के बाद में, चाहे आप हैं, हम हैं, या कोई भी जेंडर किसी भी
लोग हैं, लेकिन वो एक ऐसा एज है। उसके बाद प्रेस बायोपिया, मतलब जो हमारी पास की जो निकट की दृष्टि होती है वो कम हो जाती है। इसलिए हम अपने घर में बुजुर्गों को भी, चाहे वो औरतें हो या पुरुष हो, हम देखते हैं वो हर चीज को थोड़ा दूर ले जाके पढ़ते हैं। तो इस चीज को इग्नोर ना करते हुए उनकी आंखों की जांच कराइए। जिस भी नंबर का उनको चश्मा रहेगा वो आप दीजिए। अब इसमें आयुर्वेद क्या कर सकता है? चश्मा लगाना तो है ही आपको अगर कम दिख रहा है, लेकिन रसायन के तौर पे कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं एक चिकित्सक के परामर्श से। उनमें से मैं त्रिफला को यहाँ पे कोट करना चाहूंगी। आप उसका ओरल यूज कीजिए। सबको पता है त्रिफला के बारे में कि उसमें हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला, और एक हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट रसायन है वो आयुर्वेद का, तो उसका इस्तेमाल आप सब लोग कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, त्रिफला का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार कैंपेन को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, तो समाज और परिवार को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए क्या भूमिका निभानी चाहिए, और समाज और जो परिवार है वो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। कई समाज और परिवार की भूमिका बहुत ही मेन है, इसमें हो जाती है। कई बार हम फिजिकल एस्पेक्ट को देखते रहते हैं, लेकिन मेंटल एस्पेक्ट पे भी हमें गौर करने की ज़रूरत होती है। जी। फीमेल्स को बहुत सारे मैटर्स में इग्नोरेंस मिलती है। इस तरह से उनका जो मेंटल जो हेल्थ है उस पर भी बहुत असर पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और इस बुरे प्रभाव का आगे चल के और उसको कई गुना वो बढ़ के हमारे परिवार की देख रेख है उसमें उसका जो है परिणाम मिलते हैं। जी। जैसे अगर जो फीमेल्स हैं, मेनली जो घर को चलाने वाली महिलाएं हैं, उनको अगर इग्नोरेंस मिलेगा या वो मेंटल पीस में नहीं रहेंगी या उनका मानसिक स्वास्थ्य लगातार गिरता जाएगा, तो उसके वजह से जो हमारे घर की देखभाल है, हमारे घर का जो माहौल है, हमारे बच्चों की जो परवरिश है, हमारे बुजुर्गों का जो आहार विहार है, उस सब पे फर्क पड़ता चला जाएगा। मीन्स आप इस चीज का जो असर है उसको समझिए कि मात्र एक महिला के इग्नोरेंस से या उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से या परेशान करने से या उसकी परेशानी को सही से नहीं समझ पाने की वजह से हमारे घर के सारा जो ढांचा है उस पर किस कदर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो समाज और परिवार की ये भूमिका है कि वो पहले ही ऐसा माहौल दे जो घर की फीमेल्स हैं उनको जो उनकी मेंटल हेल्थ है वो बनी रहे, और अगर कोई परेशानी है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको डायग्नोज करें, उसको पहचानें और उसका प्रॉपर इलाज, चाहे मेंटल इंश्योरेंस है, चाहे आपको जो घर का माहौल है उसको परिवर्तित करना पड़े, बदलना पड़े, या फिर किसी दवाइयों की भी ज़रूरत पड़े, तो उसको तुरंत पहचान के जिस अवस्था के अनुसार उसको हमें मदद करनी चाहिए फीमेल्स को। बिल्कुल दोस्तों, महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल का जिम्मा जो है वो समाज और परिवार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि घर की महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो सारा परिवार स्वस्थ रहेगा, और घर की महिलाएं सशक्त रहेंगी तो सारा परिवार सशक्त रहेगा। सर, आज की चर्चा का आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार को लेकर क्या मैसेज आप हमारे आसपास के लोगों को रेडियो एनजीएफ 90.4 के माध्यम से देना चाहोगे? बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस हुई हैं जी। मैं उन्हीं के बिहाफ पे बताना चाहूँगा कि हमारा जो मैसेज सोसाइटी को है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को लेकर, कि ये जो महज अभियान है इसको अभियान और कागज़ों तक सीमित ना रखा जाए। जी। हमें जो हमारे घर में महिलाएं हैं, हमारे संबंध में जो महिलाएं हैं, हमारी सोसाइटी में जो महिलाएं हैं, उनको हर तरह के स्वास्थ्य के जो सुविधाएं वो मुहैया करवाई जाएं। उनको हर तरह के स्वास्थ्य, चाहे मानसिक या चाहे शारीरिक, उनको जो सुविधाएं के अकॉर्डिंग या जो माहौल के अकॉर्डिंग जो हम सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं उसमें सुधार लाना चाहिए, और इसमें निरंतर बातचीत करते रहना चाहिए, जिससे कि हम उनकी बीमारियों को, उनकी कंडीशन को टाइमली डायग्नोस कर सकें, पहचान सकें, जिससे कि हम अपने परिवार को और अपने परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों का जो स्वास्थ्य है उसको सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, रेडियो एनजीएफ 90.4 पर एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो घर की महिलाएं हैं उनकी डाइट और उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। अगर हम स्वास्थ्य की और हेल्थ की बात करते हैं तो उसके जो मेन पिलर्स बनते हैं वो है हमारा डाइट और लाइफस्टाइल। जी। अब डाइट में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है उस पे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि डाइट आपको लेते टाइम किन 5 चीजों का या कौन से ऐसे 5 प्रिंसिपल हैं जिनको आपको अपने दिमाग में रखना है। जी। जिनमें सबसे पहले आता है टाइम, खाना, डाइट। आप जो भी अपना डाइट ले रहे हैं
फॉर एग्जाम्पल वो ब्रेकफास्ट है, वो आपका लंच है, वो डिनर है, वो टाइमली होना चाहिए और हर एक मील के बीच में 2 से 2.5 घंटे का अंतर आप रखेंगे जी। टाइम के बाद दूसरा आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी कभी भी महिलाएं या कोई भी ओवर ईटिंग की तरफ ना जाएं। अगर हम अपने स्टमक का बात करें तो उसको हम 3 पार्ट में अपनी एपेटाइट या हंगर को हम डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम फिल करेंगे सॉलिड के साथ में, एक पार्ट को हम फिल करेंगे लिक्विड के साथ में, और जो 1/3 हिस्सा है वो हम खाली छोड़ेंगे और ओवर ईटिंग को अवॉइड करेंगे। तीसरा आता है खाने में कैसे कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो खाने के जो कंपोनेंट्स है, आयुर्वेद में वर्णन मिलता है हमें 6 रसों का। उसके अलावा खाने के लिए जो भी सब्जियां हैं, दालें हैं, मिलेट्स हैं, और अगर आप नॉन वेज भी खाते हैं तो एग है, फिश है, आप इन सब से इंक्लूड करके आपको अपना भोजन जो है वो तैयार करना है। रसों में मेनली आप सारे ही रस, चाहे वो मधुर मीठा हो, अम्ल में हम जाएंगे खट्टा हो, वो लवण है वो सॉल्टी हो, कटु तिक्त कषाय, इन सभी से वो मिश्रित आपका खाना होना चाहिए। उसके बाद में आता है आपकी मेंटल हेल्थ। खाना खाते टाइम आप कोशिश कीजिए कि अवॉइड करें फोन, टीवी या स्क्रीन को, और पूरा ध्यान आपका खाने में ही होना चाहिए। और लास्ट जो है हाइजीन, उसका भी आप पूरा ध्यान रखेंगे। आप कौन से प्लेस पे खाना खा रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। दूसरी बात अगर लाइफस्टाइल को लेके की जाए तो आजकल सबको पता है कि योगा है और प्राणायाम है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। और भी कुछ नहीं तो आप सूर्य नमस्कार रोजाना कर सकते हैं, और साथ में अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये आपको रोजाना करनी चाहिए। और तीसरा आता है अगर आपको कोई भी सिम्टम्स पूरी बॉडी से रिलेटेड, अब चाहे वो डायबिटीज के हों, वो हाइपरटेंशन के हों, फीमेल्स में वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हों, या जैसे हमने बात की आई और ईएनटी से रिलेटेड हो, उनको अवॉइड ना करके अपने पास के जो भी चिकित्सक रहें उनसे परामर्श लेना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, हम भी रेडियो एनजीएफ 90 पॉइंट के माध्यम से अपने घरेलू महिलाओं और अपने परिवार की महिलाओं को अवेयर जागरूक करना चाहेंगे कि वो अपने खान पान और जीवन शैली का विशेष रूप से ध्यान रखें, और हो सके तो प्राणायाम और योगा जरूर करें। बिल्कुल दोस्तों, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन का आप भी जरूर हिस्सा बने और अपने आसपास, अपने परिवार और अपने समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप सुनते रहें रेडियो एनजीएफ 90.4, दिल से दिल तक। जय हिंद, जय भारत।